हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम है गणेश जांगीड़। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल की यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब आरएस प्रारंभिक परीक्षा और एसआई परीक्षा ज़्यादा दूर है नहीं, लगभग 2 या 3 महीने बाकी हैं। और जितना बड़ा इन 2 परीक्षाओं का सिलेबस है उस हिसाब से लगता है कि कैसे होगी अब तैयारी। और ऊपर से आप सब बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएसई पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। अरे भाई पढ़ तो ले एक बार, लेकिन रिवाइज कैसे करेंगे? मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में की थी। मैं जब भी उससे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता था उसे सब याद रहता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके फिंगर टिप्स पे थे। मैंने पूछा भाई कैसे, मतलब किस प्रकार से तू मतलब ये सब चीजें रिटेन कर पाता है, याद कैसे कर पाता है? तो उसने मेरे को बताया कि गणेश देख, जो भी मैं टॉपिक पढ़ता हूं उन्हें मैं हाईलाइट करता हूं, उन पॉइंट्स को मैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लेता हूं। उसके पास एक ऐसी पॉकेट साइज डायरी थी, एक इतनी छोटी सी थी जिसे अपन पॉकेट में भी, जेब में भी रख सकते थे। वो उसमें उस टॉपिक के, सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ता था, वो फंडामेंटल राइट सपोज वो पढ़ रहा था, मौलिक अधिकार, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेता था और उन्हें ही वो बार बार वापस रिवाइज करता था। तो आप लोगों को भी आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। कोई भी बुक आप पढ़ो, आरबीएसई पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो या लक्ष्मीकांत पढ़ो, एक बार पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तब वहां से आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। खुद के नोट्स बनाओ, उन्हें हाईलाइट करो, फिर पीवाईक्यूज लगा के देखो कि उससे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो पीवाईक्यूज से जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं वो ऐड करो शॉर्ट नोट्स में। टेस्ट सीरीज लगाओ, ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज से कुछ सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर टेस्ट सीरीज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो भी ऐड करो। तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि कौन इस पर टाइम जो है स्पेंड करे, या फिर मैं कहूं कि स्टूडेंट, काफी ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि कौन टाइम वेस्ट करे। ये टाइम वेस्ट करना नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अभी हो सकता है आपको 1 या 2 दिन ज्यादा लगे एक टॉपिक को कवर करने के लिए, एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, लेकिन जब लास्ट में आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तब बाकी सब वही एक टॉपिक को 15 पेज पढ़ेंगे और आपको सिर्फ एक छोटा सा अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तब आप बाकियों से बेहतर करोगे। तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब प्रश्न यह आता है कि सर बनाए कैसे शॉर्ट नोट्स, ये तो बताओ कम से कम। तो चलिए वो भी देखते हैं। अब मैंने यहां पर इंडियन हिस्ट्री के जो है शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रेजेंट किए। आप देखना कि किस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। सपोज ये एक आपका टॉपिक है, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, ठीक है ना, बॉयकॉट मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। अब इसके लिए अगर आप कोई किताब पढ़ोगे, सपोज आप ये आरबीएसई की किताब है जो हमने उस दिन सिलेबस एनालिसिस किया था, जब मैंने बताया था कि चैप्टर 5th और चैप्टर 6th आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, तो ये उसी का है। ये आपने पढ़ा स्वदेशी आंदोलन के लिए। इसके बारे में जितना भी है 2, 3, 4 पेज वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि चलो इसमें पूरा नहीं है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। तो ये स्पेक्ट्रम का है, ये स्पेक्ट्रम का है स्वदेशी आंदोलन। इसमें आपको मिल जाएंगे कम से कम 5-6 पेज। अब बार बार तो आप 5-6 पेज तो पढ़ नहीं सकते हो। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इसका शॉर्ट नोट्स बना रखा था। अब आप देखो, मैंने बस इतने से पोर्शन में, ये मतलब आधा पेज भी नहीं होगा, आधे पेज में मैंने पूरा स्वदेशी आंदोलन लिख लिया। अब मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा क्योंकि मेरा उस समय जो मीडियम था इंग्लिश था। अब मीडियम के चक्कर में ना रहना कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अब हम तो हिंदी मीडियम के हैं। ये आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है, आप समझो बस। इसी प्रकार से आप हिंदी के भी बना सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम के बना सकते हो। और ये भी नहीं है कि आपने तो सिर्फ हिस्ट्री का बताया है। अरे भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, आप अपने खुद के ऐसे नोट्स बना सकते हो। अब देखो ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये हेडिंग लगा ली। अब क्या है इसमें, 1903 में पार्टीशन स्टार्ट हुआ प्लान, जुलाई 1905 में ऑफिशियल डिक्लेरेशन, 7 जुलाई 1905 स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट फॉर्मली बिगेन, औपचारिक रूप से इसे शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल डिवाइड हुआ। दिसंबर 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, कहां पर, बनारस में। कौन इसके जो है प्रेसिडेंट थे, तो जी के गोखले थे। इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और स्वदेशी आंदोलन को अप्रूव किया। फिर 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ। कौन थे इसके प्रेसिडेंट, तो दादा भाई नौरोजी। फिर रीजन क्या थे,
या फिर बात करूं 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? तो आर.बी. घोष। फिर रीजंस देख लिए, डाउनफॉल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, है ना, सिग्निफिकेंस क्या था इसका वो देख लिया। अब इस दौरान क्या क्या हुआ था? तो स्वदेशी बंधप समिति बनी थी अश्विनी कुमार दत्त की। अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग लिखा था। भारत माता पेंटिंग बनाई थी A.N. टैगोर ने। इसके अलावा कुछ इंटरप्राइजेस बनी थी, जैसे कि बंगाल केमिकल फैक्ट्री है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन फैक्ट्री है। कौन कौन लीडर थे वो लिख लिए कि बंगाल में कौन था, बॉम्बे में कौन था, पंजाब में कौन, मद्रास में कौन, आंध्र प्रदेश में कौन। और इसके अंत में क्या होता है? एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन जाती है। अब इतने से नोट्स में मैंने पूरा स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि सर हो सकता है कि कोई पॉइंट्स छूटे हो, तो मुश्किल है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा, क्योंकि मैंने खुद ने लिखा है, किताब से बनाया है, PYQs देखे हैं, या फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी तो उसके भी पॉइंट्स डाले हैं। अब मैं बात करता हूं आपके RS प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया एक प्रश्न। RS प्रीलिम्स 2024 में आपके प्रश्न पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी? A.N. टैगोर। ये आ गया आपका उत्तर। ये मैंने बनाए थे आज से 6-7 साल पहले, और ये आपका पिछले साल RS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी। अब मेरे एक आधे से भी कम पेज में मैंने तो ये आंसर सही कर दिया। तो इस प्रकार से आपको मदद होती है शॉर्ट नोट से। जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो बस इतना रिवाइज करो, आपका ये पूरा हो गया। आपको बार बार वो 5 पन्नों का जो टॉपिक है वो वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं। तो अगला है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। मैंने आपको बताया था सिलेबस एनालिसिस में कि पहले ये टॉपिक नहीं था कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज है वो क्या है, आर्थिक, सामाजिक या फिर प्रशासनिक नीतियां, ये इस बार ऐड हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में ये टॉपिक्स जो है, इस टॉपिक से कई बार जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर पूछा जाता है, रैयतवारी के ऊपर पूछा जाता है, महलवारी के ऊपर पूछा जाता है। और मैंने यहां पर बताया है कि इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो। अब लगने को तो ऐसा लगेगा कि पॉलिसीज पता नहीं कितनी सारी होगी और उनमें भी क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई। अगर आप एक बार PYQs देखोगे, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो पॉइंट्स है या फिर फैक्ट है वो पूछे जाते हैं। तो इतना ही है। आप स्थायी परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त जो भी है उसको कितना पढ़ोगे कि किसने शुरू किया, कॉर्नवालिस ने, कब किया, 1793 में। एक यहां से प्रश्न बनता है कि कहां कहां पर भारत में लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और थोड़ा पार्ट था यूपी का, वहां पर था। भारत के कितने प्रतिशत में? 19% में। इसे जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ये हेरिडेटरी था, वंशानुगत था। इसमें एक सनसेट लॉ था कि शाम होने तक अगर जमींदारों ने जो है पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो उनका जो जमींदारी है वो छीन ली जाती है। तो ये जितने भी पॉइंट है ये अपन ने लिख लिए कि फिक्स्ड अमाउंट हुआ करता था, उन्हें फिक्स्ड अमाउंट जो है ब्रिटिशर्स को देना होता था। इसी प्रकार से हमने रैयतवारी के बारे में पढ़ लिया कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने ये शुरू की थी, 1820 में की थी। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में की थी। ये भी पूछा जाता है कि कौन उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो भारत में कहां कहां? तो मद्रास में, बॉम्बे में, एक मिनट, बॉम्बे, एक मिनट, ये टेक्निकल थोड़ी इश्यू हो गई है। हाँ, रैयतवारी तो मद्रास में, बॉम्बे में, सिंध में, बेरार में या फिर असम में ये लागू थी। इसी प्रकार से महलवारी के बारे में पढ़ लोगे कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी RM बर्ड के साथ मिलकर 1822 में। तो इस प्रकार से आप जो ये आर्थिक नीतियां है, जो इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है अखबार और पत्रिकाएं। आपने देखा होगा कि परीक्षा में कई बार न्यूज़पेपर्स या जो पैम्पलेट्स है, पत्रिकाएं है, उनके बारे में पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको इसका जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाएं हैं उनका नोट्स बना लो आप। देखो जैसे मैंने बनाया कि सुब्रमण्यम अय्यर इनके द्वारा
द हिंदू और स्वदेश मित्रम शुरू किया गया था। रामास्वामी नयकर पेरियार द्वारा कोडी अरासू तैयार किया, ये जो लिखा गया था। एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दादा भाई नरोजी द्वारा रस गोफ्तार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। जीके गोखले द्वारा नेशन सुधारक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा केसरी। राजा राममोहन राय द्वारा सम्माद कौमुदी, मिरातुल अकबर। एस.एन. बैनर्जी द्वारा बंगाली। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स या जो भी उनके द्वारा लिखी गई चीजें थी उनके बारे में पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, एक अलग से बना लो महात्मा गांधी के बारे में, या बी.आर. अम्बेडकर के बारे में भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में मैंने अलग बना लिया कि भाई इनके द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी, किससे प्रेरित थी, तो सरमन ऑन द सी अमेरिकन एडिशन, सॉरी हिंद स्वराज का जो अमेरिकन एडिशन 1924 में आया था, सरमन ऑफ द सी। इंडियन होम रूल इनके द्वारा लिखी गई थी 1910 में। दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह इतिहास, ये इनके द्वारा लिखा गया था। मंगल प्रभात इनके द्वारा लिखा गया था। तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, ये मुझे याद आ रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसकी जो है, किसके द्वारा लिखा गया था। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, यूपीएससी प्री 2020। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो वो उनके बारे में आप लिख लो, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे पत्रिकाओं या अखबारों के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखते हैं अगला, ये है 1857 की क्रांति। अब जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, किताब में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा 10-10, 15-15 पन्ने हैं। एक बार को आप पढ़ भी लो, लेकिन बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ये स्पेक्ट्रम का है, 160 से स्टार्ट हो रहा है, 176, 16 पन्नों का। ये आरबीएसई और एनसीईआरटी, इसमें भी काफी पन्ने हैं, बार बार तो नहीं पढ़ पाओगे ना। और मैंने देखो 1.5 पन्ने में जो 1857 की क्रांति है उसे पूरा लिख लिया। क्या पूछा जाएगा कि क्या क्या कारण थे, फैक्टर्स क्या थे 1857 की क्रांति के, वो लिख लिए, है ना। कौन से एक्ट उस समय जो है लागू किए गए थे जिसकी वजह से जो कि एक कारण बने थे, वो मैंने लिख लिए। कौन से लीडर थे कौन से क्षेत्र में, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान था। लखनऊ में कौन था, कानपुर में, बरेली में, फैजाबाद, झांसी, आरा में। फिर उनके अगेंस्ट में ब्रिटिश लीडर्स कौन से थे, एक मिनट, सॉरी ये बार बार इशू आ रहा है टेक्निकल थोड़ा। हाँ, फिर उनके साथ उनके अगेंस्ट में ब्रिटिश लीडर्स कौन थे, तो हमने लिख लिया कि दिल्ली में जॉन निकलसन था, हडसन था, आउटरम था। लखनऊ में कौन था, आरा में कौन था, झांसी में कौन था। वीकनेस क्या थी रिवॉल्ट की, वो हमने लिख ली, और एंड में कंक्लूजन लिख लिया। एक चीज आप और ऐड कर सकते हो कि कब शुरू किया गया था और कौन से क्षेत्र से किया गया था, और मंगल पांडे के बारे में जो फैक्ट है वो भी ऐड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है 1.5 पन्ने में आपने 1857 की क्रांति को पूरा लिख लिया। अब बार बार आपको ये 15-20 पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और राजाजी फॉर्मूला। इसी प्रकार से वेवल्स फॉर्मूला वगैरह कई है, मैंने आपको यहां पर सिर्फ बताने के लिए लिखा है। आप अगर ये जो स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो 427 से लेके 447, यानी कि 20 पन्नों में ये सारी चीजें दे रखी है। ये देखो, एक पन्ने में मैंने लिख लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगस्त ऑफर आया 1940 में 8 अगस्त को। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में 22 मार्च को। फिर राजाजी फॉर्मूला आया 1944 में मार्च को। अब डेट्स लिखना जरूरी है क्योंकि कई बार वो जो क्रोनोलॉजिकल पूछ लेते कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा है। इनके मुख्य प्रावधान तो 4 या 5 प्रावधान या प्रोविजंस होते हैं, वो लिख लो आप और उन्हें अच्छे से याद कर लो। बार बार 20 पन्ने क्यों पढ़ोगे। एक वेवल प्लान बचता है वो भी लिख लो, या शिमला समझौता जो भी है वो लिख लो आप। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र। अब यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सत्र के कौन प्रेसिडेंट थे, या उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, निर्णय लिए गए थे। और आप सत्र को देखोगे तो कहीं पर भी एक साथ नहीं दिए गए हैं। अब कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको पूरा मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेकर 1947 तक, आजादी तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। उन बीच बीच में आपको सत्र मिलेंगे।
लेकिन ये देखो मैंने इतने में 2.5 पन्नों में पूरे इंपॉर्टेंट सत्र लिख लिए। इसी प्रकार आप भी लिख लो, गूगल का यूज करो, एआई का यूज करो, उन्हें बोलो कि इंपॉर्टेंट जो सेशंस है वो कौन से हैं। और मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम में एंड में इंपॉर्टेंट सेशन का एक टेबल भी बनाया हुआ होगा, वहां से आप ले सकते हो। देखो कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला ये लिख लिया आपने, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 1905 बनारस में GK गोखले अपन ने बात की, रिजोल्यूशन फॉर स्वदेशी आंदोलन की रिजोल्यूशन इसमें ली गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1906 कलकत्ता प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी, तो इसमें स्वराज को फर्स्ट टाइम मेंशन किया था रेजोल्यूशन में, यहाँ पर बहिष्कार आंदोलन के दौरान, वही स्वदेशी। 1907 सूरत स्प्लिट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ये लिख लिया आपने। 1916 लखनऊ में प्रेसिडेंट AC मुखर्जी, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि गरम दल और नरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सूरत स्प्लिट के बाद वापस आते हैं एक साथ, और मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम लीग और हिंदू, या फिर मैं कहूं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक मंच पर आ जाते हैं। फिर 1917 कलकत्ता प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसी प्रकार हमने और भी लिख लिए 1919 1920 स्पेशल रेजोल्यूशन, किस लिए? नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन या असहयोग आंदोलन के लिए। 1920 नागपुर में ये C विजय राघवाचार्य, ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था प्री इंडिपेंडेंस, ये लिख लिया हमने। ये हमने बात कर लिया। 1925 कानपुर सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। ये हमने बात की। 1924 बेलगाम में हुआ था MK गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा ओनली प्रिसाइडेड जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसी प्रकार से ये हरिपुरा है, फैजपुरी है, कराची है, त्रिपुरी है, मेरठ है, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है उनका हमने जो है नोट्स बना लिए, और इन्हीं को रिवाइज करते रहो, प्रश्न आया तो इन्हीं में से आएगा। अगला देखते हैं। अगला है महत्वपूर्ण ब्रिटिश आयोग। कई बार आयोग के बारे में भी पूछा जाता है, वो आपको बोल लेंगे कि रैली कमीशन किसका है, सैडलर कमीशन किसका है, किससे रिलेटेड है, यानी है ना। आपसे पूछ लेंगे कि मैकडॉनल्ड कमीशन किसके बारे में है, फॉवलर कमीशन किसके बारे में है, हंटर कमीशन किसके बारे में, बटलर कमीशन किसके बारे में है। तो इस प्रकार से आप लिख लो कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से कमीशन थे और कब आए थे, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो इस प्रकार से आप ब्रिटिश आयोग के बारे में भी बना सकते हो। अब मैंने यहां पर सिलेक्टेड टॉपिक इसलिए लिए बस आपको बताने के लिए कि इस प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार से आप बाकी टॉपिक्स का भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई ब्रिटिश आयोग का बताया तो आप सिर्फ ब्रिटिश आयोग का बनाओगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का ही बनाओगे, नहीं, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी आपको बनाना है। ठीक है, तो ये था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एट द एंड मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी टाइम इन्वेस्ट करो इस चीज में, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर अभी आप थोड़ा हार्डवर्क करोगे तो बाद में आपको इसका फ्रूट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।